अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम फर्स्ट ईयर को कवर करेंगे। तो हमने आज फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लिया है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब बुक को ओपन करेंगे तो आपको जो पहली चीज़ देखने को मिलेगी वो होगी व्हाट इज़ बायोलॉजी। मतलब आपने बायोलॉजी का सब्जेक्ट चूज़ किया, इसलिए आप एफएससी प्री मेडिकल में आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि बायोलॉजी होती क्या चीज़ है। तो अगर हम बायोलॉजी का वर्ड देखें तो वो दो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। बायो मीन लाइफ एंड लोगोस मीन टू स्टडी। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो बन जाएगा बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। अब अपनी बुक में देखेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही जो है वो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आपको नज़र आएगी कि फ़र्स्ट लाइन आपको बता रही है कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जबकि उसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन आपको बता रही है कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। तो फिर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमें डिफ़ाइन करने को आ जाए कि डिफ़ाइन बायोलॉजी, तो हम स्टडी ऑफ लाइफ लिखेंगे या स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स लिखेंगे। सेम यही क्वेश्चन आएगा कि अगर एमसीक्यूज़ आ जाता है कि स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, तो फिर हम किस चीज़ को टिक करेंगे। तो आप टिक करेंगे स्टडी ऑफ लाइफ को। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट के ऊपर जो लाइन लिखी हुई है वो ये है कि द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। लिटरल कहते हैं बिल्कुल वैसे ही। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह दे सकता हूँ कि आप किसी को कहें कि यार वो तो लिटरली फरिश्ता है हमारे लिए। तो जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप बेसिकली उस इंसान को फरिश्ता कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे थोड़ा कम ना उससे थोड़ा ज़्यादा। तो लिटरल का मतलब होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका मतलब है। तो बायोलॉजी का भी लिटरल मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। तो जबकि आप इसको स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये इनकम्प्लीट लाइन है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसको देखते हैं कि इफ़ यू आर ए बायोलॉजिस्ट देन, अगर आप एक बायोलॉजिस्ट हैं तो फिर आपको क्या करना है। तो आपको स्टडी करना है। स्टडी क्या चीज़ करनी है, आपको दोनों चीज़ें स्टडी करनी है, लिविंग पार्ट ऑफ नेचर भी एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन नेचर भी, ठीक है। अगर आप जस्ट लिविंग पार्ट ऑफ नेचर को स्टडी करेंगे तो आप एज ए बायोलॉजिस्ट मुकम्मल स्टडी नहीं कर रहे। इसलिए आपको लिविंग पार्ट ऑफ नेचर के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करना पड़ेगा, और उन नॉन लिविंग थिंग्स को जो उस लिविंग पार्ट के साथ अटैच होंगी। लेट्स से कि मैं एक लिविंग पार्ट ऑफ नेचर हूँ, ठीक है, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक आप कह लें कि लिविंग एरिया का एक हिस्सा हूँ, मैं लिविंग पार्ट हूँ। तो मुझसे रिलेटेड तमाम नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी किया जाएगा। मतलब एटमॉस्फेयर में जितनी ऑक्सीजन है, सॉइल है, वाटर है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन ये मुझसे लिंक्ड हैं, ठीक है, मुझसे मुंसलिक हैं। मेरी लाइफ जो है वो इनकी वजह से असर होती है। तो एज ए बायोलॉजिस्ट मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो स्टडी करूँगा। आई होप सो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ मुकम्मल डेफिनेशन है, जबकि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स जो है वो इनकम्प्लीट है। हाँ, अगर आप इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ एंड इन दिस ब्रांच वी स्टडी द लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर एंड आल्सो द नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट डैट लिविंग पार्ट ऑफ नेचर, तो फिर आप बायोलॉजी की डेफिनेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने इस इनकम्प्लीट लाइन को बिल्कुल नहीं लिखना कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ पे बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि बायोलॉजी जो है वो लिविंग एरिया को स्टडी करने के साथ साथ उससे रिलेटेड नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लाइफ, कि ज़िंदगी क्या है। तो बायोलॉजी के लिहाज से या एक बायोलॉजिस्ट जो उसको डिफ़ाइन करता है वो कहता है कि अगर ये जो करैक्टर्स लिखे हुए हैं, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे करैक्टर्स मौजूद हैं तो हम उसको लिविंग थिंग में रखेंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखेंगे। अगर ये करैक्टर्स मौजूद नहीं हैं तो फिर हम उसको नॉन लिविंग कैटेगरी के अंदर रखेंगे। आए देखते हैं कि ये करैक्टर्स कौन से हैं। फर्स्ट करैक्टर इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड। मतलब जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी, उसका सारा अंदर मटेरियल, ठीक है, सारा उसकी अरेंजमेंट वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होगी, ठीक है। जैसे हम देखें कि हमारे जो बाजू हैं, ठीक है, वो साइड्स पे हैं, ठीक है, जो टांगे हैं वो नीचे वाली साइड के ऊपर हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। इस तरह बिल्कुल नहीं होता कि दो आप ह्यूमंस देखें तो उनके जो है वो बाजू सर पे लगे हैं, दो के जो है वो टांगों के साथ लगे हैं।
तो आप जितने भी ह्यूमंस देखेंगे, जितने भी एनिमल्स देखेंगे, उनमें स्ट्रक्चर सेम रहेगी। तो दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, और जो चीज़ जहाँ पे है उसका फंक्शन वहीं पे उसको सूट कर रहा है। मतलब कि अगर हमारी आंखें पेट पे निकल आएँ तो हम देखेंगे कैसे? तो नेचर ने बड़े खूबसूरत तरीके से आंखों को बिल्कुल बॉडी पार्ट्स के ऊपर रखा है ताकि उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके। तो दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। कम्प्लेक्स इंटिटीज़ कहते हैं चीज़ों को, मतलब कि पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं शय, ठीक है, शीन बड़िए शय। तो ये एक बहुत कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब कि इनके अंदर जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं या जितने भी इनके जो अंदर केमिकल स्टेप्स हो रहे हैं, वो पहले वाला दूसरे से लिंक होगा, दूसरे वाला तीसरे से लिंक होगा, तीसरे वाला पहले से, पहले वाला चौथे से। मतलब कि काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके अलावा ये वन सेल के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकते हैं और एक सेल से ज़्यादा के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ इनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम्स होते हैं। जेनेटिक प्रोग्राम्स ऐसे मतलब के फंक्शंस को कहते हैं जो जीन्स के अंदर स्टोर होंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ कि जब एक शहद की मक्खी पैदा होती है तो वो कोई ट्यूशन क्लास नहीं लेने जाती, वो कोई कोर्स वगैरह नहीं करती जिसके अंदर उसको सिखाया जाता है कि उसने अपना जत्था, अपना हाइव जो है वो कैसे बनाना है। तो ये नेचर ने उसके जीन्स के अंदर स्टोर किया हुआ है। उसके जीन्स के अंदर ये प्रोग्राम स्टोर है कि उसने किस तरीके से जत्था बनाना है या हाइव बनाना है। या उसके बाद उसको कोई उसका उसकी उसकी मदर या उसका फादर जो है वो उसको नहीं सिखाता कि आओ मैं आपको सिखाता हूँ कि इस तरीके से फूलों के ऊपर जाके नेक्टर फीड करना है या वहाँ से रस को जो है वो चूसना है, तो उसके बाद हमने जो है वो शहद बनाना है। ये उसको चीज़ें कोई नहीं सिखाता, ये नेचर की तरफ से उसके जीन्स के अंदर इनकोडेड होती है। तो जेनेटिक प्रोग्राम्स ऑफ करेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास। उसके अलावा दे कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, वो एनर्जी को हासिल भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी एग्जांपल लें तो हम जो है वो फूड खा सकते हैं और उस फूड को हम एनर्जी बनाने के लिए जो है यूज़ भी कर सकते हैं। सेम एग्जांपल प्लांट्स की है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, वो सनलाइट से अपनी एनर्जी एक्वायर करते हैं और उसके बाद उस एनर्जी को यूज़ करके अपनी नई बॉडी बनाते हैं, ग्रोथ में यूज़ करते हैं। उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस का दूसरा नाम आप मेटाबॉलिज्म भी दे सकते हैं। आप 9th और 10th के अंदर पढ़ के आएंगे, पढ़ के आए हुए हैं मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो वो दो किस्म के रिएक्शंस आप कह सकते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो जब उनको इकट्ठा पढ़ा जाता है तो वो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, या सिंपल इंग्लिश के अंदर या सिंपल टर्म के अंदर हम उसको केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसके अलावा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर सकता है, जबकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो अपना साइज़ इंक्रीज़ नहीं करेगा। मतलब एक कुर्सी है वो 2020 के अंदर बनी है, 2030 तक देखेंगे तो वो कुर्सी उतनी ही रहेगी। जबकि एक बेबी जो है, ठीक है, किसी ह्यूमंस का हो सकता है, किसी भी एनिमल का हो सकता है, अगर वो 2020 में पैदा हुआ है तो वो चंद माह बाद ही आपको उसके साइज़ के अंदर इंक्रीज़ नज़र आएगा। इवन के प्लांट्स जो पौधे आप लगाते हैं, ठीक है, वो पहले छोटे से होते हैं लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है दे ग्रो इन साइज़। नेक्स्ट करेक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है वो ये है कि वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब कि बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। ये आप 12th के अंदर इसको डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है होम्योस्टेसिस का। यहाँ पर आपने इतनी बात समझनी है कि अपना अंदरूनी माहौल को कंट्रोल में रखना, मेंटेन करना, एक लेवल के ऊपर रखना, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, या इसको दूसरी तरीके से समझते हैं कि बाहर अगर सर्दी है, ठीक है, टेम्परेचर गिर गया है बाहर का, तो वो बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो करेगा कि हमारी बॉडी का अंदर वाला टेम्परेचर भी गिर जाए। इस वजह से हमें सर्दी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी कहती है कि जो मेरा टेम्परेचर का लेवल है मैंने उससे चेंज नहीं होना। तो हमारी की बॉडी के अंदर रिएक्शंस तेज़ होना शुरू हो जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर तेज़ होना शुरू हो जाता है, हमारा हार्ट जो है वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, ताकि हमारी जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको एक लेवल के ऊपर एक मेंटेन करके रखा जा सके। तो इस करैक्टर को कहते हैं होम्योस्टेसिस। उसके बाद बहुत ही कॉमन करैक्टर
कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चे जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक टेबल है, एक चेयर है, वो अपनी जैसी टेबल्स और चेयर्स नहीं बना सकती, इसलिए उनको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में रखा गया। इवन के बैक्टीरिया जो है वो लिविंग है, तो आप बैक्टीरिया को 20 मिनट्स के बाद देखें तो वो बैक्टीरिया अपने जैसे कितने न्यू बैक्टीरियल सेल्स जो है वो बना बना लेता है। तो इसलिए बैक्टीरिया भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो और वो एक सेल के ऊपर कंसिस्ट करता है। उसके अलावा लाइफ हम बोलेंगे उन चीज़ों को जो ये एबिलिटी रखते हैं कि वो चेंजेस से रिस्पॉन्ड करें, मतलब कि चेंजेस को जवाब दें, उसका रिएक्शन शो करें। ठीक है, इसमें नर्वस सिस्टम भी आ सकता है, इसमें हार्मोन्स वगैरह भी आ सकते हैं। तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा सकता है चेंजेस को, इसमें भी मैं अगेन वही विंटर वाली एग्जांपल दूंगा कि जब बाहर का टेम्परेचर गिरता है तो बॉडी जो है वो उससे रिस्पॉन्ड करती है, हमें जो है वो कपकपी लगना शुरू हो जाता है, जिसको आप शिवरिंग कहते हैं। ठीक है, हमारा जिस्म जो है वो ठंड से कांपना शुरू हो जाता है। तो हमारा जिस्म क्या करता है, हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारा इंटरनल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती है ताकि हीट जनरेट हो और उस जो चेंज है इन्वायरमेंट के अंदर, जो तब्दीली आ रही है, उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके, उसका जवाब दिया जा सके। जबकि एक कुर्सी है कि यहाँ कोई मेज़ है, उसको आप बाहर इन्वायरमेंट में रख देंगे, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, वो अपनी बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं ला सकती। तो ये सारे करैक्टर्स थे जिसकी बेस के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद अब हमने कुछ इंटरेस्टिंग बायोलॉजी की ब्रांचेस देखनी है कि बायोलॉजी की जो है वो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, आज हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और कुछ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है वो इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप्स इसमें हम पढ़ते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंट के रिलेशन किसके साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। मतलब मैं और आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और हमारे इन्वायरमेंट का हमारे साथ जो रिलेशनशिप होगा उसको स्टडी करने का नाम इकोलॉजी है। इकोलॉजी में बेसिकली हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, ठीक है, सल्फर साइकिल, और ये सारे हमारे इन्वायरमेंट में हैं और हमसे इनका लिंक है, ताल्लुक़ है। तो इस पूरे इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप्स को पढ़ने का नाम या स्टडी करने का नाम हम इकोलॉजी रखते हैं। ठीक है, तो इको कहते ही इन्वायरमेंट को है और लॉजी टू स्टडी, तो इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप्स की स्टडी जो है वो इकोलॉजी होगा। एम्ब्रियोलॉजी, इसके अंदर हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से एक मदर की वूम्ब मतलब कि माँ के पेट के अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो स्ट्रक्चर होता है और वो कैसे चेंज होता होता पूरा एक बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो एम्ब्रियोलॉजी जो ब्रांच है इसके अंदर हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। और आपको पता है कि एम्ब्रियो जो है वो किस तरीके से बनता है, जब मेल स्पर्म और फीमेल एग जो है वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, उसके रिजल्ट में एक सेल बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। और जब वो जाइगोट डिवाइड होता जाता है तो उससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है एम्ब्रियो। जो इस डायग्राम के अंदर आपको फर्स्ट जो इमेज नज़र आ रही है वो एक एम्ब्रियो है। और कैसे देखें कि टाइम के साथ साथ वो एम्ब्रियो चेंज होता जा रहा है और लास्ट पे वो एम्ब्रियो जो है वो फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आप एम्ब्रियो को स्टडी करेंगे। इसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आपने याद रखना है कि स्टडी ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो फिजियोलॉजी को जब डिफ़ाइन करते हैं तो वो कहते हैं कि फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जबकि ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। फिजियोलॉजी के अंदर हम किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते, फिजियोलॉजी के अंदर जस्ट फंक्शंस पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने ये ब्लंडर बिल्कुल नहीं करना कि फिजियोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस दोनों आप लिखते हैं, बल्कि फिजियोलॉजी ओनली डील्स विद द फंक्शन। यहाँ पे डायग्राम के अंदर ब्रेन शो हुआ है। ठीक है, अगर आप ब्रेन के फंक्शंस पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि मैं ब्रेन फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर आप किडनी के फंक्शंस देखेंगे तो हम बोलेंगे कि हम किडनी की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर हम हार्ट के फंक्शंस देखेंगे तो हम कहेंगे कि हम हार्ट की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो फिजियोलॉजी ओनली डील्स विद फंक्शंस। मॉर्फोलॉजी,
कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं तो उसके स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मतलब डायग्राम के अंदर आपको एक परिंदा नज़र आ रहा है, लेट्स से कि एक चिड़िया है, और मैं कहता हूं कि आप इसको 2 मिनट देखें और उसके बाद आपने बताना कि आपने क्या क्या देखा, तो आप कहेंगे कि सर ये जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिखाया गया है, इसकी एक टेल है, ठीक है, विंग्स हैं, पाँव हैं, ठीक है, बीक है, आइज़ हैं, हेड है, ये सारी चीज़ें। तो जो आपने इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बयान किया है तो वो आपने इसकी मॉर्फोलॉजी बयान की है, ठीक है। आप डायग्राम में भी देखेंगे कि जो सारी लेबलिंग है वो ऐसी लेबलिंग है जो बाहर से नज़र आ रही है, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं सारे। तो इन तमाम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने का नाम जो है वो मॉर्फोलॉजी है। जबकि एनाटमी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को कहते हैं। मतलब कि अगर हम उसी परिंदे को जो जिसके हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखे हैं उसको कट लगाएं और उसकी बॉडी के अंदर देखेंगे क्या क्या मौजूद हैं, और उनमें भी डिटेल स्टडी करने के लिए उनके स्ट्रक्चर्स को भी कट लगा के देखें, तो वो एनाटमी कहलाएगा, ठीक है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये सब्जेक्ट बहुत शौक़ से पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ड्रागमेटिकली जो है वो पढ़ाया जाता है, और इसके अंदर जो है वो काफ़ी आप कह लें कि डिटेल स्टडी की जाती है स्ट्रक्चर्स की। जिस तरह आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि एक बॉडी शो की गई है और बॉडी के अंदर लंग्स शो किए गए हैं, फिर उन लंग्स में से एक हिस्सा निकाला गया और फिर उस हिस्से में से भी मज़ीद जो है वो मैग्नीफाई करके कैपिलरीज को शो किया गया। तो किस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया, और इसी स्टडी को जिसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं उसको हम एनाटमी बोलते हैं। पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, जिसमें आप फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स आपको मालूम होगा, आपने 9th-10th के अंदर पढ़ा होगा कि जो ढांचे, हड्डियाँ या स्ट्रक्चर्स लाखों करोड़ों साल पहले जो रॉक्स के अंदर या मिट्टी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। बेसिकली ज़्यादातर डायनासोर्स या और किसी ऑर्गेनिज्म का भी फॉसिल मौजूद हो सकता है। तो उन फॉसिल्स की स्टडी को आप पैलियंटोलॉजी बोलते हैं। तो पैलेंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। उसके बाद हिस्टोलॉजी आपके लिए शायद न्यू वर्ड हो। तो हिस्टोलॉजी के अंदर आप टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं, और टिश्यूज़ को भी कैसे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। आप टिश्यूज़ को लेते हैं, टिश्यूज़ को आप बारीक स्लाइड्स के अंदर कट करते हैं और उन बारीक स्लाइड्स को फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये सेल्स हैं, और सेल्स मिलके आपको मालूम है कि टिश्यूज़ बनाते हैं। तो ये फैट सेल्स हैं, ठीक है, मतलब कि फ़ैट टिश्यू हैं। और आपने पढ़ा होगा कि फ़ैट टिश्यू का दूसरा नाम एडिपोज टिश्यू भी होता है। तो क्या करते हैं कि हमने ये टिश्यू लिया, इसको बारीक बारीक स्लाइड्स में कट किया, और उसके बाद अब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नज़र आएंगी। तो हिस्टोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस, हिस्टोलॉजी के अंदर हम दोनों चीज़ें स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यूज़। तो हिस्टोलॉजी सिंपली अगर आप डिफ़ाइन करें तो द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। लेकिन आपने याद रखना है ये टिश्यू ऐसे नहीं कि आपने कोई टिश्यू काटा और उसको बस आप देख रहे हैं, इसमें हमें माइक्रोस्कोप भी यूज़ करनी है। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन का वर्ड तकरीबन सभी स्टूडेंट्स ने सुना होता है कि इसके अंदर हम एंसेस्ट्रल हिस्ट्रीज़ को स्टडी करते हैं कि एक जो चीज़ अभी मौजूद है, ठीक है, या कोई ऑर्गेनिज्म मौजूद है, तो वो बैक ऑफ द टाइम, मतलब कि वक्त में पीछे जाएं तो उसकी क्या स्ट्रक्चर थी, या उसके जो फोर फादर्स हैं, उसके आबाओ अजदाद हैं, वो कैसे दिखाई देते थे। तो साइंस के अंदर एक कंसेप्ट है जिसको हम साइंस तक ही रखते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो स्टार्ट में जो थे वो मंकीज़ थे, ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वो ह्यूमंस के अंदर डेवलप हो गए। ये जस्ट एक साइंस का कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आप एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप फोर फादर्स की हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि वो कैसे कैसे चेंज हुए हैं और मौजूदा हालात में उनकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो एवोल्यूशन इज़ द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्रीज। जेनेटिक्स जो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम जीन्स और हेरिडिटरी को स्टडी करते हैं। हेरिडिटरी कहते हैं विरासत को। विरासत वो चीज़ होती है जो आपको आपके वालिदैन से मिलती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जीन्स जो कि एक सेल के अंदर मौजूद होता है, डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं जीन्स, उनको हम स्टडी करते हैं। और हम हेरिडिटरी को स्टडी करते हैं कि हमें हमारे वालिदैन से कौन कौन से करैक्टर मिले हैं, या कौन कौन से करैक्टर ऐसे हैं जो हमारे
पेरेंट्स में मौजूद नहीं थे, लेकिन हमारे जेनेटिक मटेरियल की कम्बिनेशन की वजह से हमारे अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो सिंपली जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटरी। आज की लास्ट डेफिनेशन, जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी के अंदर जू मतलब कहते हैं एनिमल्स को, और जियोग्राफी मतलब कि अर्थ और डिस्ट्रीब्यूशन। तो जू जियोग्राफी के अंदर आप स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, के जो जानवर हैं वो ज़मीन के ऊपर जो है वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा और उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपने सुना होगा कि जो पैंडा है, ठीक है, जिसको आप उर्दू में पांडा कहते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि उसकी अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ चाइना के अंदर ही है। तो इस चीज़ को स्टडी करने का नाम जू जियोग्राफी है। इसी तरीके से जो कैंगरू है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जब हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो वो जू जियोग्राफी कहलाएगा। कीवीज़ एक परिंदा है, वो सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो जब आप इसको स्टडी करेंगे तो वो जू जियोग्राफी होगा। इंडस डॉल्फिन जो है, ठीक है, वो सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है, इंडस रिवर के अंदर। तो जब आप इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो वो जू जियोग्राफी में आएगा। तो जू जियोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन नेचर, के मतलब कुदरत में जो जानवर हैं वो ज़मीन के ऊपर कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तो इस सारी स्टडी को हम जू जियोग्राफी कहते हैं।